Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start our second chapter from macroeconomics, that is some basic concepts of macroeconomics. यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करने वाले हैं जो यूजुअली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सबसे पहला तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स. वी विल बी स्टडिंग कि कितने डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं. सेकेंड, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट. सेम चीज़ वी विल स्टडी अबाउट द इन्वेस्टमेंट. देन उसके बाद वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. हम देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है. देन we are going to study about the 4 sectors in our economy. कंट्री के अंदर जो टोटल 4 सेक्टर्स है हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इंटर सेक्टोरल फ्लो. हमने ऊपर जो 4 सेक्टर्स पढ़े उसमें हम देखेंगे कि कैसे गुड्स और मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कुलेट होता है. एंड लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज़ इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमता है, हाउ डज द मनी सर्कुलेट इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग. काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी. दिस आर लाइक शूज एंड शर्ट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, मशीन्स एंड टूल्स फॉर द फार्मर्स एंड फर्म्स, guns and ammunition for defense forces, ships and airplanes for tourists, and so on. Different goods shows different characteristics. Broadly, goods are classified into 2 ways: final goods and intermediate goods. And दूसरा आता है फर्स्ट वे. क्या है? क्या बताया हुआ है हमें? दैट हर इकोनॉमी में, हर कंट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस भी होते हैं एंड गुड्स कंज्यूम भी होते हैं. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का. हम लोग अलग अलग टाइप के गुड्स बनाते हैं. कुछ गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए होते हैं, कुछ गुड्स हम लोग फर्म्स के लिए बनाते हैं, कुछ गुड्स डिफेंस पर्पस के लिए बनते हैं, कुछ गुड्स को टूरिस्ट के लिए बनाया जाता है. मतलब गुड्स अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग लोगों को ध्यान में रख के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है. नाउ उस बेसिस पर गुड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहला है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. पहला कौन सा टॉपिक दिया है हमें यहाँ पे? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. और दूसरा हमें कौन सा दिया है? कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. क्या दिया है हमें? दैट गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. पहला आता है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, ये एक पार्ट है हमारा. और दूसरा कौन सा दिया है? कंजम्पशन गुड, जिसको हम कंज्यूमर गुड भी कहते हैं, और कैपिटल गुड. इनके बारे में हम डिटेल में अभी अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो अब तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? दैट गुड्स अलग अलग पर्पस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. प्रोडक्शन के बेसिस पर, यूज़ के बेसिस पर गुड्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फाइनल गुड्स. These are those goods which have crossed all the lines of production and are already for the use by their final user. अच्छा, ध्यान देना, ये पिंक वर्ड्स जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिन गुड्स ने बाउंड्री के सारे लाइंस को क्रॉस कर लिया होता है. इन शॉर्ट, जो गुड्स कंप्लीटली प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो गुड्स कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स. समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट जिन गुड्स में प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो गुड्स कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स. क्या दिया है?
These are those goods which have crossed the boundary lines of production and are ready for the use by their final user. Final goods क्या होते हैं? जिन goods की सारी production complete हो चुका होता है and जिन goods को अब हम लोग use कर सकते हैं, जो goods consumption के लिए ready हैं, उसे हम क्या कहेंगे? Final goods. Who are the final users? अच्छा, अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि फाइनल यूजर्स कौन होते हैं, कौन उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाला है. सो यहाँ पे दो फाइनल यूजर्स होते हैं. पहला है कंज्यूमर और दूसरा है प्रोड्यूसर. दो फाइनल यूजर्स होते हैं. कौन कौन? द फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर और सेकेंड वन कौन है? प्रोड्यूसर. समझ आया क्या बताया यहाँ पे? सी, अब तक हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है? दैट जिन गुड्स में सारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका होता है और जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं. फाइनल गुड्स कौन यूज़ करता है? फाइनल यूज़र यूज़ करता है. अब ये फाइनल यूज़र कौन कौन हो सकते हैं? ये फाइनल यूज़र या तो कस्टमर्स हो सकते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर हो सकते हैं, या फिर प्रोड्यूसर हो सकते हैं. अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि क्योंकि फाइनल गुड्स को यूज़ करने वाले आइदर कंज्यूमर होते हैं या तो प्रोड्यूसर होते हैं, इसीलिए अगेन फाइनल गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है. फाइनल कंज्यूमर गुड और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड. समझा क्या बताया यहाँ पे? दैट फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जिनमें प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, जो यूज़ करने के लिए रेडी है. यूज़ कौन करने वाला है? या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर. अगर कंज्यूमर यूज़ करने वाला है तो वो गुड्स कौन से होंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स. और प्रोड्यूसर यूज़ करने वाला है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. Final consumer goods are finally purchased by the consumer for the satisfaction of their wants. Final producer goods are finally purchased by the producer and are generally used as fixed asset in the process of production. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स को कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है. कंज्यूमर उन गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, ओके, और अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है. हम लोग गुड्स परचेस क्यों करते हैं? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है? कंज्यूमर ने गुड्स खरीदे, कंज्यूम किया और उसके नीड्स को उसने सेटिस्फाई किया. नाउ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन गुड्स को परचेस करते हैं एंड इन गुड्स को परचेस करके वो यूजुअली क्या करते हैं? अपना असेट बनाते हैं. हिटिंग जैसे मशीन हुआ, मशीन भी क्या है? फाइनल गुड है. तो वो मशीन को एज असेट यूज़ किया जाता है एंड देन फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसे यूज़ करते हैं. अभी यहाँ में एग्जाम्पल दिया हुआ है. फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर एंड कंज्यूमर्स आर द फाइनल यूजर. एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर. फाइनल कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर यूज़ करता है एंड इसमें प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड यहाँ पे फाइनल यूजर कौन होता है? प्रोड्यूसर. एग्जाम्पल, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आर यूज्ड बाय द फार्मर. नाउ ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ये भी क्या है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड. बट ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को कंज्यूमर यूज़ नहीं करता, इनको कौन यूज़ करता है? प्रोड्यूसर. अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है इस केस में? फार्मर इज़ द प्रोड्यूसर. फार्मर ट्रैक्टर परचेस करेगा और वो ट्रैक्टर क्या बन जाएगा? फार्मर का फिक्स्ड असेट बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल गुड का टॉपिक कंप्लीट हुआ. ठीक है, फाइनल गुड क्या है? जिसमें सारा प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस हो चुका है. ठीक है, फाइनल गुड्स को दो लोग यूज़ करते हैं, या तो प्रोड्यूसर या तो कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो इट इज़ फाइनल कंज्यूमर गुड. अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो इट इज़ फाइनल प्रोड्यूसर गुड. ठीक है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करता है और प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट यूज़ करता है. ठीक है,
Expenditure on final consumer goods by the household is called consumption expenditure. देखो हमने पीछे पढ़ा था अबाउट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फाइनल गुड्स पर कंज्यूमर जो खर्चा करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या कहते हैं हम लोग उसे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्सपेंसेस जो कंज्यूमर गुड्स पर किए जाते हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Expenditure on final producer goods by the producer is called as investment expenditure. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंसेस किए गए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे. क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड अगर एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर गुड्स पे किए गए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर? दोनों टर्म समझा? अगर आप खर्चा करते हो कंज्यूमर गुड्स पर तो वो क्या होगा आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. और अगर आप खर्चा करते हो प्रोड्यूसर गुड्स पर तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो क्या मिलेगा हमें? फाइनल गुड्स पर कैसे पता चलेगा? तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनल गुड्स पर कितना एक्सपेंसेस हुआ है. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया क्या बताया हुआ है ये वाले पैराग्राफ में? दैट अगर आपने कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे. अगर आपने प्रोड्यूसर गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया तो इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स. टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स. ओके. What do you mean when we say that all final goods have crossed the boundary line of production? हमने ऊपर उसका मीनिंग जब पढ़ा था तो वी सॉ दैट कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने सारे प्रोडक्शन के बाउंड्रीज को क्रॉस किया होता है. तो अब यहाँ पे हमें बताया है कि व्हाट डज इट मीन्स. फाइनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो इट इज़ क्लियरली मीन्स के जिसमें फर्दर प्रोडक्शन कुछ बाकी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लोथ लिया, कपड़ा लिया और आपने उससे शर्ट मैन्युफैक्चर करके पैक कर दिया और अब बस उसको मार्केट में बेचना बाकी है. तो वो शर्ट जो रेडी है, पैक्ड है, वो क्या है आपका? फाइनल गुड. वही हमें इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है. ठीक है. We mean that these goods are out of the process of production or the process of value addition. वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? सी, जैसे जैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस के स्टेजेस हम क्रॉस करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वुड है, लकड़ा है, तो इतना महंगा नहीं होगा. आप लकड़े से सपोज टेबल या चेयर बनाते हो तो ऑब्वियसली चेयर का प्राइस ज़्यादा होगा. देन उस चेयर को आप अच्छे तरीके से पॉलिश कर देते हो तो उसका प्राइस और बढ़ जाएगा. इन शॉर्ट, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता जाएगा. तो प्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं? प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन. यानी अपने प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज करना, उसे भी हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्शन कह सकते हैं. सी, a shirt in a retail showroom is all set for the sale to its final user. No value is to be added to the shirt by the way of stitching, ironing, packing, etc. The only value addition left now is when it is actually sold to the consumer, who is its final user. If the retailer purchased the shirt for 900 from the wholesaler and sell for 1000 to the consumer, there is a value addition of rupees 100. This is the final stage of value addition to the shirt. Once it is sold to the consumer, the shirt will be treated as out of boundary line of production and shirt worth rupees 1000 counted as the final good.
You may also you may note that only final goods are included in the estimation of national product or national income. ओके, अभी यहाँ पे हमें पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वैल्यू एडिशन क्या होता है या बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. सो जब आप एक क्लोथ लेते हो, ठीक है, आपने क्लोथ सस्ता लिया, आपने उसको स्टिच किया, उस पर बटन्स लगाए, उसको आयरन किया, उसको पैक किया, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. मतलब जो शर्ट का कपड़ा आपने सपोज 200-300 में लिया था, पूरा प्रोसेस करते करते शर्ट कितने का बन गया, 900 का बन गया. अब 900 में रिटेलर ने किससे खरीदा, वो होलसेलर से. वही 900 का शर्ट कंज्यूमर को कितने में बेचा, 1000 में. गेटिंग, मतलब 1000 रुपीज़ शर्ट का फाइनल वैल्यू था, उसमें अब कोई भी एडिशन नहीं हो सकता. समझे, फाइनल गुड का वैल्यू क्या था यहाँ पे, 1000. पूरा बना कितने में, रिटेलर के पास कितने में आया, 900 में आया. रिटेलर ने क्या किया, उसमें 100 रुपया और ऐड कर दिया. मतलब एक और वैल्यू एडिशन का प्रोसेस यहाँ पर हुआ. अब 1000 रुपीज़ के बाद कोई वैल्यू एडिशन का प्रोसेस इसमें नहीं हो रहा. मतलब शर्ट विच इज़ वर्थ ₹1000, ये हमारा फाइनल गुड है, क्योंकि ये 1000 के बाद, ये 1000 रुपीज़ के बाद कुछ भी प्राइस अभी शर्ट के अंदर ऐड नहीं होने वाला है. जितने भी स्टेजेस थे प्रोडक्शन के, जितने भी स्टेजेस थे होलसेलर टू रिटेलर दैट इज सेलिंग के, वो सब स्टेजेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं. तो ये जो 1000 रुपीज़ है, ये क्या है, हमारा फाइनल प्राइस है हमारे फाइनल प्रोडक्ट का. क्लियर, ये 1000 के ऊपर कुछ भी ऐड नहीं होगा. और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है और हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, हमारे अगले 2 चैप्टर्स उसी के रिलेटेड है, तो जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हमेशा फाइनल गुड्स का वैल्यू लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि 900 रुपये में शर्ट रिटेलर के पास आई और उसने 1000 रुपीज़ में बेची, तो आप 900 नहीं लोगे, आप क्या लोगे, 1000 लोगे. क्यों 1000 लोगे, क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू ही काउंट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा फाइनल गुड्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ. ठीक है, क्या देखा हमने फाइनल गुड्स में, जिन गुड्स की सारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है और जो रेडी है टू सेल, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स 2 टाइप के होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स है तो ब्रेड एंड बटर, कंज्यूमर गुड्स है तो ब्रेड एंड बटर, प्रोड्यूसर गुड्स है तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या कोई अदर मशीनरी. अगर कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंसेस हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसर गुड्स पे अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम किसका वैल्यू लेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का. क्लियर. एंड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस किया, उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस, वैल्यू एडिशन के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारा फाइनल गुड्स खत्म हुआ. अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have yet not crossed the boundary line of production. Value is still to be added to these goods and which are yet not ready for use by their final user. In other words, intermediary goods are those goods which are purchased by one firm from the another as raw material or as goods for resale. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें अभी तक प्रोडक्शन का पूरा बाउंड्री क्रॉस नहीं हुआ होता है. दैट इज़ प्रोडक्शन का कुछ प्रोसेस अभी भी बाकी है. ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स. क्या कहेंगे हम, इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है,
यहाँ पर सी 2 टॉपिक हमने पढ़े, उसमें क्या दिया था, प्रोडक्शन का बाउंड्री क्रॉस नहीं होता है, वैल्यू एडिशन बाकी होता है, या फिर अभी फाइनल कंज्यूमर के यूज़ के लिए गुड्स रेडी नहीं होते। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक फर्म दूसरे फर्म से परचेस करता है, या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में या फिर रीसेल के फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल खरीदा या रीसेल के लिए खरीदा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। शर्ट्स परचेस्ड बाय फर्म X फ्रॉम फर्म Y फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स because value is to be added in the shirt through resale. Likewise, wood purchased by the carpenter for making chair is an intermediate goods because wood is used as raw material for making chair. Value is to be added to wood by converting it into the chair. क्या बताया यहाँ पे, अगर रॉ मटेरियल के लिए लिया है तो भी इंटरमीडिएट गुड है, और अगर रीसेल के लिए लिया है तो भी इंटरमीडिएट गुड है। रॉ मटेरियल लिया है तो समझो उसमें अभी प्रोसेस करना बाकी है। ठीक है, अगर हमने वुड परचेस किया तो वुड क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। ओके, अब हम उस रॉ मटेरियल को चेयर बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो चेयर हमारा फाइनल गुड होगा और वुड क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, value of intermediate goods ultimately becomes a part of the value of final goods. अच्छा, अभी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये सम्स में आएगी आपको, तो बहुत अच्छे से इसको सुनना और हमेशा याद रखना कि अगर आप कभी भी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप कभी भी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं लेना। सपोज़ अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू भी दिया है, फाइनल गुड का भी वैल्यू दिया है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप सिर्फ फाइनल गुड का वैल्यू लोगे। क्यों ऐसा करेंगे हम लोग, उसका आंसर अभी आपको यहाँ पे मिलेगा। Value of intermediate goods ultimately become the part of value of final good. इंटरमीडिएटरी गुड का वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चेयर खरीद कर लेकर आ रहे हो, चेयर सपोज 1000 रुपये की है, तो चेयर के 1000 रुपये में वुड का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होगा। समझे, ऐसा तो नहीं है ना कि वुड का खर्चा अलग हुआ होगा पर कारपेंटर ने नहीं लिया, पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी रॉ मटेरियल्स चेयर बनाने में यूज़ हुए हैं वो सब रॉ मटेरियल का प्राइस चेयर के प्राइस में इंक्लूड किया हुआ होगा। तो अगर आप दोनों लेते हो तो इनकम डबल काउंट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें। व्हेन अ कारपेंटर बाय वुड worth rupees 10,000 and converts it into chair worth rupees 20,000, then the value of chair मतलब final good includes the value of good that is intermediate good। क्या बताया है कि सपोज एक चेयर बनाने के लिए 10,000 रुपये का वुड परचेस किया है, तो और उस चेयर को 20,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो ये 20,000 रुपीज़ में ये 10,000 जो रॉ मटेरियल का वैल्यू है वो पहले से ही इंक्लूड किया हुआ रहेगा। Accordingly, intermediate goods are not included in the estimation of national product or national income. Otherwise, there would be duplication in the estimation of national product called double counting. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that इंटरमीडिएटरी गुड्स का वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो नेशनल इनकम 2 बार काउंट हो जाएगा, है ना। टोटल गुड तो खाली 20,000 का बन रहा है, पर हमने 10,000 इंटरमीडिएटरी गुड भी ले लिया तो 30,000 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल कितना है 20,000।
सो हमेशा याद रखना है कि फाइनल गुड के प्राइस में इंटरमीडिएटरी गुड का प्राइस इंक्लूड किया हुआ होता है ना। जो भी रॉ मटेरियल लगा है वो सब रॉ मटेरियल का प्राइस फाइनल गुड में लगा हुआ रहता है। जब आप सपोज कुछ क्लोथ परचेस करने गए तो क्लोथ के प्राइस में थ्रेड का, बटन का, पैकिंग का, आयरनिंग का, शर्ट के क्लोथ के पीस का, हर एक चीज़ का प्राइस आपके ड्रेस के प्राइस में इंक्लूड किया हुआ रहेगा। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स में हम लोगों को दी हुई है फोकस जोन में। Expenditure on intermediate goods by the producer during an accounting year is called as intermediate consumption or intermediate cost. If intermediate consumption is deducted from the value of output, we get gross value addition, also called as gross value added or gross product of the producer. Thus, value of output minus value intermediate consumption is equals to gross value added. अच्छा, अब क्या दिया हुआ है हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि जब हम लोग फाइनल गुड के प्राइस में से, जैसे फॉर एग्जांपल इधर चेयर का प्राइस कितना था 20,000। चेयर क्या है हमारा, चेयर हमारा क्या है, चेयर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। चेयर क्या है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें से हमने इंटरमीडिएटरी गुड का प्राइस माइनस कर दिया। वुड क्या था हमारा, इंटरमीडिएटरी गुड था, कितना बचा 10,000। मतलब कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 10,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। मतलब जब भी आप फाइनल गुड के प्राइस में से इंटरमीडिएटरी गुड का प्राइस माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलेगा। मतलब आपको पता चलेगा कि प्रोड्यूसर ने इंटरमीडिएटरी गुड का वैल्यू कितना इंक्रीज किया है। क्लियर? ओके, अब हमारा अगला टॉपिक आता है, द सेम गुड मे बी यूज्ड एज फाइनल और इंटरमीडिएट। अच्छा, एक ही गुड को हम एज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अगेन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड एज फाइनल एंड द अनदर सेट एज इंटरमीडिएट। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड। टू इलस्ट्रेट, sugar used as raw material in the production of biscuit is an intermediate good, but sugar used by the household in milk or tea is a final good. Likewise, paper purchased by student is a final good, but when paper is purchased by publisher for making book, it is an intermediate good. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और वही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि कौन उसको यूज़ कर रहा है। जैसे शुगर हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड है, लेकिन वही शुगर बिस्किट मेकिंग कंपनी के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है ना। बिस्किट्स में हम लोगों को फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए, देन उसके बाद ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो फ्लोर, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हाउस होल्ड के लिए क्या है, फाइनल गुड्स। लेकिन जो कंपनी, जो फर्म बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए ये सब क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक, मतलब डिपेंड करता है कि कौन इसको यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पर सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पेपर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा। लेकिन वही पेपर अगर कोई पब्लिशिंग कंपनी परचेस कर रही है तो उनके लिए पेपर इंटरमीडिएट गुड होगा और उनकी जो मैगजीन है वो फाइनल गुड होगा। समझा? जैसे बिस्किट मेकिंग कंपनी के लिए शुगर इंटरमीडिएट गुड है और बिस्किट फाइनल गुड है, लेकिन हाउस होल्ड के लिए शुगर फाइनल गुड है। समझे? तो वो डिपेंड करता है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है।
तो उसके बेसिस पर देखो अगला टॉपिक वही दे दिया है हमको कि व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड। मैटर क्या करता है कि उस गुड को यूज कौन कर रहा है। While classifying goods as a final or intermediate, what matter is the end use of the good. End use मतलब who is going to use it या किस चीज़ के लिए, what is the purpose of using. End use मतलब क्या होगा, what is the purpose of using it. You are to check whether end use a good is put to, where the end use of the good is put to. If it is used by producer as a raw material, it should be treated as intermediate good. Also, if it is purchased and resold by the producer, it is to be treated as intermediate good. But if it is used by the producer as a fixed asset, it is treated as the final good. ध्यान देना, अगर कोई भी गुड प्रोड्यूसर खरीद रहा है रॉ मटेरियल के वे में या उसको रीसेल करने के लिए, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। क्या होगा, इंटरमीडिएट। कौन से दो केसेस में, अगर रॉ मटेरियल है तो इंटरमीडिएट है, और अगर रीसेलिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो भी इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर उस गुड को एज फिक्स्ड एसेट यूज़ कर रहा है तो वो कौन सा गुड होगा, फाइनल गुड। ध्यान दो यहाँ पे वर्ड्स पे कि अगर प्रोड्यूसर किसी भी गुड को एज रॉ मटेरियल यूज़ करता है या रीसेल के लिए यूज़ करता है तो वो कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स को फाइनल एसेट की तरह यूज़ करता है तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा। एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन आर ट्रीटेड एज द फाइनल गुड। फाइनल गुड में क्या क्या आएगा, अगर प्रोड्यूसर ने एज फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो वो फाइनल गुड है, और अगर हाउस होल्ड ने दैट इज कंज्यूमर ने कंजम्पशन के लिए खरीदा है तो भी वो क्या है, फाइनल गुड। Thus, a good as such is not to be named as final or intermediary. Milk as such is not to be taken or as final or intermediary. It is to be treated as final or intermediary depending on its end use. It may also be noted that good may be used partly as an intermediary and partly as the final. And thus the entire milk sold by the dairy firm in a village may not be the final good. Only the part of it is to be treated as final good which is sold to the consumer household. The other part which is sold to the producer for making sweets is to be treated as the intermediate goods. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल या इंटरमीडिएट में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये किस पर डिपेंड करता है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन इसको यूज़ कर रहा है। सेम गुड फाइनल भी हो सकता है, सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। आपको क्या देखना है कि वेयर इट इज़ यूज्ड। अगर सपोज मिल्क है तो मिल्क पार्टली हाउस होल्ड यूज़ करता है, पार्टली प्रोड्यूसर यूज़ करता है, तो जो पार्ट हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है उसको एज फाइनल गुड में कंसिडर करो, और जिस पार्ट को फर्म यूज़ कर रहा है, जिस पार्ट को कंपनी यूज़ कर रही है या कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उसे हम किस में काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। डिफरेंस दिया है, बहुत शॉर्ट में पूरा समझा दिया है हम लोगों को। ओके, दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूज़र। इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होते हैं, जिनका अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता है एंड अभी तक फाइनल यूज़र तक वो नहीं पहुंचते। फाइनल गुड्स क्या है, जिनका बाउंड्री लाइन क्रॉस हो चुका है और फाइनल यूज़र के लिए रेडी है। दिस गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएटरी गुड्स को हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, फाइनल गुड्स को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। दिस गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएटरी गुड्स रीसेल भी हो सकते हैं लेकिन फाइनल गुड्स रीसेल नहीं होते हैं। वैल्यू इज येट टू बी एडेड इन दिस गुड्स। इन गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन का प्रोसेस बाकी है,
यहाँ पर वैल्यू एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट. इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है. जबकि फाइनल में हम क्या करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे हम क्या कहते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर. एंड लास्टली क्या है? दिस गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. इंटरमीडिएटरी गुड्स को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते एंड फाइनल गुड्स के वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. सो यहाँ पर हमारा एक टाइप ऑफ गुड कंप्लीट हुआ, दैट इज़ फाइनल एंड इंटरमीडिएट. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंजम्पशन, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.